नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे हैं मानी गई आय डीम्ड इनकम। अधिकांशतः करदाता सरकार को कम से कम कर का भुगतान करना चाहते हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे अक्सर दो तरीके अपनाते हैं। पहला है कर अपवंचना, अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, और दूसरा है कर की चोरी, इवेजन ऑफ टैक्स। कर अपवंचना में आयकर अधिनियम में कमियों को ढूंढा जाता है और आय का निपटारा इस प्रकार से किया जाता है कि करदाता को कम से कम कर का भुगतान किया जाए। आयकर अधिनियम में आयकर प्रावधान में जो कमियां हैं उसके कारण इस प्रकार से अपने आय को एडजस्ट किया जाता है जिससे कि कम से कम कर चुकाना पड़े। और कर की चोरी जो कि एक इल्लीगल तरीका है, कर की चोरी में आय छुपाई जाती है, अपनी आय का पूर्ण विवरण नहीं दिया जाता, संपत्तियों का विनियोगों का पूर्ण विवरण नहीं दिया जाता। इस प्रकार से जो है करदाता जो है अपने कर की बचत कर लेता है। तो कर अपवंचना के लिए आयकर अधिनियम में प्रावधान बनाए गए हैं जो धारा 60 से 65 के अंतर्गत हैं। तो धारा 60 से 65 के अंतर्गत ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं जिससे कि कर अपवंचना को रोका जा सके। और धारा 68 से 69D में ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं जिससे कि कर की चोरी को रोका जा सके। तो आज हम बात करेंगे कर अपवंचना की, उन प्रावधानों की, उन धाराओं की जिससे किसी अन्य व्यक्ति की आय को करदाता की आय में शामिल किया जाता है। तो करदाता की आय में शामिल की जाने वाली अन्य व्यक्तियों की आय कर अपवंचना करने की कोशिश की गई थी। आयकर में जो कमियां हैं उनसे आय का निपटारा इस प्रकार किया गया था जिससे कि कम से कम कर का भुगतान किया जाए। तो लेकिन सरकार ने इस कर अपवंचना को रोकने के लिए ऐसे प्रावधान, ऐसी धाराएं बनाई हैं जिससे कि अन्य व्यक्तियों की आय भी करदाता की आय में शामिल कर ली जाएंगी। पहला है आय का हस्तांतरण। अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को बिना संपत्ति के हस्तांतरण के अगर आय का हस्तांतरण कर दिया जाए तो ऐसी हस्तांतरित आय, अन्य व्यक्ति को प्राप्त आय करदाता की आय में शामिल कर ली जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक करदाता है ए और ए के पास 2 मकान संपत्तियां हैं। ए के पास 2 मकान संपत्ति है जिससे इसको किराए की आय प्राप्त होती है। ए का एक मित्र है बी। अब इसके पास 2 मकान संपत्तियां हैं जिनमें से पहले मकान की आय तो ये स्वयं प्राप्त करता है और जो दूसरे मकान से जो किराए की आय प्राप्त होती है इसको उसने बी को हस्तांतरित कर दी। बिना इस मकान संपत्ति के हस्तांतरण के जो दूसरा मकान है, दूसरे मकान से जो किराए की आय है वो बी को हस्तांतरित कर दी। तो आय का हस्तांतरण किया है। लेकिन आयकर अधिनियम में यह प्रावधान है कि अगर बिना संपत्ति के हस्तांतरण के, यहां पर संपत्ति का हस्तांतरण ए ने नहीं किया, ये दोनों संपत्तियां ए के नाम से ही है, तो अगर बिना संपत्ति के हस्तांतरण के अगर आय का हस्तांतरण कर दिया जाता है तो ऐसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त आय, जो इस मकान से किराए की आय बी को प्राप्त हो रही है, तो अन्य व्यक्ति को प्राप्त आय करदाता की ही आय मानी जाती है। दूसरा, संपत्तियों का खंडनीय हस्तांतरण। तो हमने पहले बात की थी कि अगर बिना संपत्ति के हस्तांतरण के केवल आय का हस्तांतरण कर दिया जाए तो अन्य व्यक्ति की आय करदाता की आय ही मानी जाती है, यानी कि हस्तांतरित की आय हस्तांतरणकर्ता की आय ही मानी जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए इसी उदाहरण में ए के पास 2 मकान संपत्तियां हैं, ए के पास 2 मकान है और मान लीजिए कि एक मकान, अब ये और ये दोनों मकान ए के नाम है, इसमें से जो दूसरा मकान है, दूसरे मकान को बी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, बी को हस्तांतरण कर दिया जाता है, यानी कि संपत्ति का हस्तांतरण बी को कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा हस्तांतरण खंडनीय हस्तांतरण है, यानी कि ऐसा हस्तांतरण कभी भी वापस लिया जा सकता है। ये जो हस्तांतरण किया है मकान संपत्ति का, इस मकान संपत्ति को ए, ये जो मकान संपत्तियां हैं ये दोनों मकान संपत्तियां एक ही हैं
और ए ने एक मकान संपत्ति का हस्तांतरण बी को कर दिया, लेकिन खंडनीय हस्तांतरण किया। इसका तात्पर्य यह है कि ए कभी भी इस मकान संपत्ति को वापस अपने नाम कर सकता है, या जो ये आय प्राप्त कर रहा है बी इस मकान संपत्ति से, उसको अपने नाम में करवा सकता है, खुद प्राप्त कर सकता है, या इस आय पर या इस मकान संपत्ति पर फिर से वो पुनः अधिकार प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा हस्तांतरण खंडनीय हस्तांतरण कहा जाएगा, जिस हस्तांतरण को खंडनीय किया जा सके। तो अगर संपत्ति का खंडनीय हस्तांतरण कर दिया जाता है और खंडनीय हस्तांतरण के कारण अगर अन्य व्यक्ति को कोई आय प्राप्त होती है, तो ऐसी आय भी करदाता की आय में ही शामिल की जाएगी। तो आय का हस्तांतरण अगर बिना संपत्ति के हस्तांतरण के आय का हस्तांतरण कर दिया जाए, तो जो अन्य व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को आय प्राप्त हो रही है, उस व्यक्ति की आय करदाता की आय में ही शामिल की जाएगी। और अगर संपत्ति का हस्तांतरण भी कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हस्तांतरण अगर खंडनीय हो, तो भी जो अन्य व्यक्ति को जो आय प्राप्त हो रही है, यहां पर जैसे बी को जो आय प्राप्त हो रही है, वो ए की ही आय, करदाता की आय ही मानी जाएगी। जीवन साथी की आय, जीवन साथी का मतलब पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति है। तो जीवन साथी की आय, तो मान लीजिए कि ए और बी पति पत्नी हैं, ए पति है और बी जो है पत्नी है, और बी एक ऐसी कंपनी में काम कर रही है, एक ऐसी संस्था में काम कर रही है, इस कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड। ए और बी दो पति पत्नी हैं। तो ए का जीवन साथी एक ऐसी संस्था में काम कर रहा है जिस संस्था में ए का यानी कि करदाता का पर्याप्त हित है। पर्याप्त हित का मतलब यह हुआ कि ए का या फिर ए के सभी रिश्तेदारों का मिलाकर इस कंपनी में 20 से अधिक प्रतिशत मताधिकार अंश ए के पास है। पर्याप्त हित का तात्पर्य हुआ कि 20 या 20 प्रतिशत से अधिक मताधिकारी अंश ए के पास है या ए और ए के रिश्तेदारों के पास है। तो अगर किसी करदाता का जीवन साथी ऐसी संस्था में काम करता है जिस संस्था में उस करदाता का पर्याप्त हित हो, तो उस जीवन साथी की आय करदाता की आय में ही शामिल की जाएगी। जीवन साथी की आय, तो ऐसे जीवन साथी की आय जहां पर वो काम कर रही है, उसको वेतन, कमीशन, फीस या अन्य किसी रूप में कोई पारिश्रमिक प्राप्त होता है, जिस संस्था में करदाता का पर्याप्त हित हो यानी कि 20% से अधिक मताधिकारी अंश उसके पास हो, तो ऐसे जीवन साथी की आय करदाता की आय में ही शामिल की जाएगी। तो यहां पर जो बी पत्नी है, बी को अगर कोई वेतन, कमीशन, फीस, किसी प्रकार का कोई पारिश्रमिक प्राप्त हो रहा है और एबीसी लिमिटेड में ए का पर्याप्त हित हो, तो बी की आय ए की आय में ही शामिल की जाएगी। दूसरा, अगर मान लीजिए कि ए और बी दोनों इसी कंपनी में काम करते हैं, पति पत्नी, और इन दोनों का ही इस कंपनी में पर्याप्त हित है, उस स्थिति में जिस भी जीवन साथी की कुल आय अधिक होगी, उस जीवन साथी की आय में दूसरे जीवन साथी की आय भी शामिल कर ली जाएगी। अगर अपने जीवन साथी को किसी संपत्ति का हस्तांतरण बिना किसी प्रतिफल के या बिना उचित प्रतिफल के कर दिया जाता है, उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि ए और बी, ए पति है और बी पत्नी है, और ए के पास एक संपत्ति है। अब ए के द्वारा, करदाता के द्वारा अगर अपनी संपत्ति का हस्तांतरण बिना उचित प्रतिफल के, बिना पर्याप्त प्रतिफल के अपने जीवन साथी को कर दिया जाता है, और जीवन साथी को अगर इस संपत्ति से कोई आय प्राप्त होती है, तो ऐसी आय करदाता की आय में शामिल की जाएगी, न कि जीवन साथी की आय में। अगला है पुत्र वधू की आय। अगर किसी करदाता द्वारा अपने पुत्र वधू को कोई संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के हस्तांतरित कर दी जाती है, तो उस संपत्ति से जो पुत्र वधू को आय प्राप्त हो रही है, वो आय करदाता की आय में ही, जिस व्यक्ति ने संपत्ति का हस्तांतरण किया है पुत्र वधू को, उस व्यक्ति की आय में ही शामिल की जाएगी। अवयस्क बच्चे की आय, अवयस्क बच्चे में विकलांग अवयस्क बच्चा शामिल नहीं है। जो बच्चा, अवयस्क बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ है, उस बच्चे की आय को शामिल नहीं किया जाता। तो अवयस्क बच्चे की आय, अगर माता पिता साथ में रहते हैं, उनका वैवाहिक संबंध है, तो माता या पिता में से जिसकी भी कुल आय अधिक होगी, उसकी आय में अवयस्क बच्चे की आय शामिल
कर ली जाएगी। और अगर माता पिता का संबंध विच्छेद हो गया है, विवाह संबंध नहीं है, तो जिसके द्वारा भी, माता या पिता के द्वारा जिसके द्वारा भी अवयस्क बच्चे का पालन पोषण किया जा रहा है, उसकी कुल आय में अवयस्क बच्चे की आय शामिल कर ली जाएगी। अवयस्क बच्चे की आय, अगर अवयस्क बच्चे द्वारा शारीरिक श्रम से या फिर किसी अनुभव, कुशलता, चातुर्य, विशिष्ट ज्ञान आदि से अगर कोई आय कमाई जाती है, यानी कि अवयस्क बच्चे द्वारा शारीरिक परिश्रम से या फिर किसी अनुभव से, कोई कुशलता से, किसी विशिष्ट ज्ञान या चातुर्य से कोई आय कमाई जाती है, तो ऐसी आय फिर जो है उसके माता पिता की आय में शामिल नहीं की जाती। ऐसी आय अवयस्क बच्चे की ही आय मानी जाती है। अगर अवयस्क बच्चे की आय माता पिता की आय में शामिल कर ली जाती है तो इसके संबंध में कटौती प्रदान की जाती है। अगर अवयस्क बच्चे की आय को माता पिता की आय में शामिल किया गया है तो अवयस्क बच्चे की आय, अवयस्क बच्चे की आय या 1500 रुपए, दोनों में से जो कम हो, जो अवयस्क बच्चे की आय को जितनी राशि को शामिल किया गया है वो राशि, या फिर 1500 रुपए, इन दोनों में से जो राशि कम हो उस राशि के बराबर कटौती दी जाती है अवयस्क बच्चे की आय में से। हिंदू अविभाजित परिवार को हस्तांतरित संपत्ति से आय, अगर कोई व्यक्ति हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य है और वो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को हिंदू अविभाजित परिवार को बिना पर्याप्त प्रतिफल के हस्तांतरित कर देता है, तो उस संपत्ति से जो भी आय कमाई जाती है वो आय उस सदस्य की आय मानी जाएगी, ना कि हिंदू अविभाजित परिवार की आय मानी जाएगी। इसमें एक बात हम और करेंगे, बेनामी व्यवहार। बेनामी व्यवहार, बेनामी ट्रांजैक्शंस, कोई करदाता किसी कृत्रिम व्यक्ति, नकली व्यक्ति के नाम से कोई व्यवहार कर लेता है, यानी कि कोई करदाता किसी ऐसे व्यक्ति को जो अस्तित्व में नहीं है उसको कम मूल्य पर माल बेचता है, या उसके नाम से कोई संपत्ति खरीद लेता है, या उसको कोई संपत्ति का हस्तांतरण कर देता है, ऐसा व्यवहार बेनामी व्यवहार कहलाता है। अधिकारी को यह लगता है कि कोई व्यवहार बेनामी व्यवहार है, किसी नकली कृत्रिम व्यक्ति के नाम से किया गया है, तो ऐसे व्यवहार से जो भी आय प्राप्त हुई है वो आय वास्तविक व्यक्ति की आय मानी जा सकती है। और ये सारे प्रावधान कर अपवंचना, अवॉइडेंस ऑफ टैक्स को रोकने के लिए बनाए गए हैं। अन्य व्यक्तियों की आय को करदाता की आय में शामिल करने के संबंध में दो महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी है कि अगर अन्य व्यक्ति द्वारा जो आय कमाई जा रही है और जिस आय को करदाता की आय में शामिल किया गया है, अगर उस आय को अन्य व्यक्ति द्वारा कहीं विनियोग कर दिया जाए और उस आय से कोई अन्य आय कमाई जाए तो ऐसी आय करदाता की आय में शामिल नहीं की जाएगी। यानी कि आय से अगर कोई आय कमाई जाए, अन्य व्यक्ति की आय, जिस आय को करदाता की आय में शामिल किया गया है, उस आय को अगर अन्य व्यक्ति द्वारा विनियोग करके उस आय से कोई और आय कमाई जाए तो फिर जो आय से आय कमाई गई है उस आय को करदाता की आय में शामिल नहीं किया जाता। और दूसरा, जिस संपत्ति को करदाता द्वारा अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया गया है और उस संपत्ति में अगर वृद्धि हो जाती है और उस बढ़ी हुई संपत्ति से, वृद्धि हुई संपत्ति से अगर कोई आय कमाई जाती है तो उस आय को भी करदाता की आय में शामिल नहीं किया जाता। केवल मूल संपत्ति से जो आय प्राप्त हो रही है अन्य व्यक्ति को, उस आय को ही करदाता की आय में शामिल किया जाता है, न कि बढ़ी हुई संपत्ति से, संपत्ति में वृद्धि होने से अगर कोई आय कमाई जाती है तो उस आय को करदाता की आय में शामिल नहीं किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।